हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर जोशी हियर। आज हम नव प्रतिष्ठित नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एक महान अर्थशास्त्री के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट सोलो। रॉबर्ट सोलो का जो वृद्धि मॉडल है वो कहीं न कहीं हैरल्ड डॉमर जो मॉडल आज आपने देखा उसका एक विकल्प है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सोलो ने अपने मॉडल में कहा है कि दीर्घकाल में यानी लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में पूंजी और श्रम ये दोनों उत्पत्ति के साधनों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात सोलो ये कहते हैं कि दीर्घकाल में इनके अनुपात में भी परिवर्तन संभव है। अब सोलो का ये जो मॉडल है, जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ मान्यताओं पर आधारित है। दो साधन पूंजी और श्रम होते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था ये मान के चलते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में है। तीसरी बात जो मान्यता रॉबर्ट सोलो ने मानी वो ये था कि कीमत और मजदूरी, प्राइस और वेजेस, ये दोनों बिल्कुल लोचदार होती हैं, लोचशील होती हैं। अब इसके अलावा उत्पादन को रॉबर्ट सोलो एक वस्तु मानते हैं। उत्पादन क्या है? तो ये कहते हैं उत्पादन इज अ कमोडिटी, ये एक वस्तु है। इन्हीं मान्यताओं पर, इन्हीं अजम्पशंस पर आइए हम थोड़ा रॉबर्ट सोलो के इक्वेशंस की ओर आते हैं। अब रॉबर्ट सोलो ने, जैसा मैंने कहा, हैरल्ड डॉमर मॉडल का विकल्प उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की दर यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये y। अब यहां पर एक समय में, एक निश्चित समय की अगर हम बात करें, यानी अगर इसमें टाइम फैक्टर आ जाता है तो ये t सामने से आ जाता है। तो उत्पादन की दर निर्भर करती है आय पर। ये क्या है? ये आय है। अब जो ये आय, उत्पादन की दर जब बढ़ी, उससे ये आय जनरेट हुई। इस आय का एक भाग तो उपयोग में समाप्त हो जाता है, दूसरा भाग बचत बनता है और बचत के रूप में ये फिर इसका विनियोग किया जाता है। ये दीर्घकाल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो बचत है, बचत की दर, ये बचत हो रही है, इस बचत से एक पूंजी बन रही है, पूंजी स्टॉक हो रही है। इसे हम नाम दे देते हैं के, और एक निश्चित समय पर के टी। और बचत की दर जो है, रेट ऑफ सेविंग, ये कुछ नहीं है, एस वाई, आय का वह भाग जो बचत किया जाए। और ये भी हम टी टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। तो जब दीर्घकाल की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समय तत्व को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब के यानी पूंजी का स्टॉक, ये किस पर निर्भर करता है? एस वाई पे। ये हमने यहीं से लिया। अब ये एस वाई बचत दर है, के पूंजी का स्टॉक है। अब उत्पत्ति का साधन, अभी हमने पहले देखा कि उत्पत्ति के साधन में केवल दो साधन उन्होंने लिया है, पूंजी और श्रम। तो इसका अगर प्रोडक्शन फंक्शन हम निकालें, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल K और लेबर L। ये पूंजी, ये श्रम, ये श्रम। तो ये उत्पादन फलन हो गया y। उत्पादन फलन है पूंजी का और श्रम का। अब यहां ये के को हम यहां प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा उत्पादन फलन हो जाता है
कहीं ना कहीं पे, या ये इसके बजाय हम एक काम पहले ये करते हैं, तब जल्दी ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर y को हम इधर पहले प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये हो गया k इज इक्वल टू s यथावत है, और इस y की जगह हमने ये y रख दिया फंक्शन ऑफ k कैपिटल और लेबर। यहाँ l क्या है? l श्रम है, यानी ये रोजगार को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में ये वृद्धि हो रही है। अब इस जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या तात्कालिक असर होगा? श्रम की आपूर्ति बढ़ेगी, यानी श्रम के दर में भी वृद्धि होगी, श्रम के दर में भी यहाँ वृद्धि होती। अब इसके कारण जो ये मैं रब करके फिर से आपका ये बता देता हूं, जनसंख्या में वृद्धि से श्रम के दर में वृद्धि हो रही है, मतलब ये जनसंख्या में वृद्धि हुई, इससे श्रम में वृद्धि हो रही है। अब यहां पर एल है लेबर। जनसंख्या में एक निश्चित समय टी टाइम पर जनसंख्या कितनी है ये निर्भर करती है। अब थोड़ा इसको समझिएगा, L0 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एन टी। यहां n क्या है? ये n है हेरोट की प्राकृतिक विकास दर, जो हमने चर्चा की है। Gn, ये जो Gn लिया था वो n यहां पर प्राकृतिक विकास दर है। L हमने मान लिया श्रम, और ये 0 to t यानी 0 से t ये है श्रम की वृद्धि 0 से t टाइम तक, यानी 0 से एक निश्चित समय तक, ये मतलब होता है 0 to t का। अब यह है जनसंख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके कारण श्रम में ये वृद्धि बता रहा है, और श्रम में एक्सपोनेंशियल वृद्धि बता रहा है। अब इस श्रम को हमने, ये जो हमारा पहला फॉर्मूला था एस फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर, ये इसमें हम इस एल को प्रतिस्थापित इस एल टी से कर देते हैं, तो हमें मिलता है एस एफ के, एल की जगह हमने कर दिया L0 e रेज टू द पावर एन टी, यानी श्रम 0 से एक निश्चित टी समय तक अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो श्रम में कितनी वृद्धि होगी, ये इस सूत्र से रॉबर्ट सोलो ने बताने का प्रयास किया है। अब ये जो इक्वेशन है, यही रॉबर्ट सोलो का इक्वेशन है, जहां ये जो L0 e रेज टू द पावर एन टी, ये क्या है? ये वह काल पथ है, एक प्रवाह है, एक चक्र है, जहां पर जितना भी श्रम है सभी को रोजगार मिल जाएगा। यानी एक ऐसा पथ है, ये एक ऐसा रास्ता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, जहां पर जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितना श्रम आ रहा है, सबको कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त हो जाएगा। और इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये सोलो ने यहां बताने का प्रयास किया है। एक्स वाई, एक्स है, ये दोनों तरफ एक्स और वाई कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी पूंजी कैपिटल लेबर रेशो, सॉरी श्रम का है। उत्पत्ति के दो साधन है, पूंजी और श्रम, तो पूंजी श्रम अनुपात। वाई पे भी हमने लिया
पूंजी श्रम अनुपात। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के दो ही साधन हमने माने हैं, पूंजी और श्रम। तो एक्स और वाई पर हमने दोनों यही माना। अब इसमें ये ओ जेड, ये एक वक्र है 45 अंश के कोण पर। ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है श्रम की वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ने पर श्रम कितना बढ़ेगा, ये श्रम की वृद्धि बता रहा है। इसको मैं रब कर देता हूं नीचे से। ये श्रम की वृद्धि बता रहा है। इसमें अब पूंजी और श्रम दो उत्पत्ति के साधन है। श्रम हमने ले लिया, अब पूंजी की वृद्धि कैसी होगी? ये आ गई 0 और इसको ये के है, के यहां पर है, ये है पूंजी की वृद्धि। यानी शनय शनय जैसे जैसे श्रम बढ़ता है, ये श्रम अधिक रोजगार को प्राप्त होता है, और जैसे ये रोजगार को प्राप्त होता है इनकी आय बढ़ती है। आय बढ़ने पर इस श्रम की बचत होती है, और बचत होने पर ये पूंजी की वृद्धि क्रमशः होने लगती है। अब ये दोनों यानी पूंजी और श्रम की वृद्धि क्यू बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। अब ये क्या मतलब है इसका? इसका सीधा साधा मतलब है कि इस क्यू बिंदु पर पूंजी और श्रम का अनुपात बराबर है, अनुपात स्थिर है। यानी इस क्यू बिंदु पर कैपिटल और लेबर दोनों का अनुपात बराबर है यहां पर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोलो जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस क्यू बिंदु के पास एक, इसके बाद दीर्घ काल में एक ऐसी संतुलित विकास दर स्थापित हो जाती है। दीर्घ काल में एक ऐसे अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास दर की प्राप्ति हो जाती है जो क्या करती है? श्रम शक्ति के ग्रोथ रेट, वृद्धि दर के बराबर हो जाती है। दीर्घ काल में ये विकास दर श्रम शक्ति के वृद्धि दर के बराबर ये अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे शनय शनय हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो रॉबर्ट सोलो ने यह बताया है कि जैसे जैसे पूंजी और श्रम, इस डायग्राम में जैसे जैसे तेजी से पूंजी और श्रम बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये पूंजी और श्रम में जो वृद्धि हो रही है उसी के अनुपात में उत्पादन और बचतों की भी वृद्धि होने लगती है, उसी अनुपात में बढ़ते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल यानी जैसा हमने कहा कि k इज इक्वल टू एस एफ के एल 0 e रेज टू द पावर एन टी। यानी ये बचत जो है और ये विकास दर इसी एक्सपोनेंशियल मार्ग पर, इस पथ पर अपने आप अग्रसर होती जाती है, और यही पथ आगे विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो रॉबर्ट सोलो का ये मॉडल यद्यपि एक सुधार है, हैरोल्ड डोमर मॉडल के विकल्प के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है इसको, लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी बाद में की गई हैं। आलोचनाओं में सबसे पहले यह है कि भाई यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं वो विकास दर की, लेकिन वांछनीय विकास दर और सामान्य जो आवश्यक विकास दर है उसकी चर्चा यहाँ पर रॉबर्ट सोलो नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि पूर्ण रोजगार, जैसा हमने चर्चा किया, ये पूर्ण रोजगार पर आधारित है, और पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा है पूरी तरह एक काल्पनिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ इस मॉडल में ये है कि ये मॉडल विकासशील देशों पर लागू नहीं होता है। इस चीज को विकासशील देश पर लागू नहीं, बिल्कुल हैरोल्ड डोमर मॉडल की तरह ये भी विकासशील देश पर लागू नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि
विकासशील देशों में कहीं ना कहीं पूंजी की और बचत की और पूंजी की स्टॉक की कमी होती है, और इसकी वजह से केवल और केवल रॉबर्ट सोलो ने इस मॉडल को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रस्तुत किया है। तो ये रॉबर्ट सोलो, बाकी अगला मॉडल फिर देखेंगे। थैंक यू।